हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसी के आगे हमारा न्यू टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शैक्षिक गतिविधियाँ। हम इसको पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं समय को ना गंवाते हुए। तो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा बता दिया हमने, दिख भी रहा होगा, ब्रिटिश भारत में शैक्षिक गतिविधियाँ। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, जैसे ही हमारा आधुनिक भारत के इतिहास ख़त्म होगा फिर हम मेडुअल पढ़ेंगे। मेडुअल के बाद एनिसेंट पढ़ेंगे, या एनिसेंट पहले कर लेंगे फिर मेडुअल पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि 1864 ईस्वी में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी R.C. दत्त, ऑप्शन सी ऑप्शन बी R.C. दत्त, ऑप्शन सी G.K. गोखले, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्या क्या इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की 1875 में, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, यानी प्रसिद्ध हुआ। सर सैयद अहमद खान महान मुस्लिम समाज सुधारक और भविष्य दृष्टा थे। वो बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षा के लिए जीवन भर प्रयास किया। सर सैयद अहमद ने लोगों को पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया। पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर कौन सी शिक्षा का? आधुनिक ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया। अब आगे देखते हैं तिनकठिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? हमें तिनकठिया के बारे में जानना है। ऑप्शन ए जहाँ किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था। ऑप्शन बी 3 प्रकार की मिट्टी, ऑप्शन सी 3 प्रकार की फसलें, ऑप्शन डी 3 प्रकार की ऋतुएं। तो यह तिनकठिया हो जाएगा। तिनकठिया हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो तिनकठिया था जिसमें किसान नील की खेती करते थे, उसमें से 3/20वां हिस्सा खेती करने के लिए वो बाध्य थे। चलो तिनकठिया के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तिनकठिया कानून बिहार के चंपारण तथा नील की खेती से संबंधित था। जो तिनकठिया था वो चंपारण बिहार में था, जो नील की खेती करने से संबंधित था। चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने एक अनुबंध करा लिया। क्या करा लिया? जो चंपारण के किसान थे उनसे अंग्रेजों ने एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत उन्हें अपने खेतों में 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या था? जो तिनकठिया था, तिनकठिया के थ्रू 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया किसानों को अंग्रेजों ने, कि आपको 3/20वें भाग में नील की खेती करनी है। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। ये वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के पश्चात इसको समाप्त कर दिया गया। गांधी जी का सत्याग्रह के पश्चात ये 1917 के बाद समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजी की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी जन स्वास्थ्य में, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी शिक्षा में। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शिक्षा में।
तो डिटेल में देखते हैं। जो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। क्या कहा गया है? 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया है कि जो भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र हैं उनमें अंग्रेजों ने मौलिक परिवर्तन किया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य में सुधार करने के लिए रखा गया है। कितना? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष। फिर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी में एकाधिकार था उसको, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है हमारा। 4 क्वेश्चन मैच दी कॉलम है। क्या है? कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ देखना है हमें कि 1854 में शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, फिर 1882 सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, फिर 1904 हंटर शिक्षा आयोग, 1917 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इनको मैच करना है। तो जो हमें सबसे पहले आता है हम पहले उसी को मैच करेंगे। तो ए का ये 1854 शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये सही है। तो फर्स्ट ए का ए हो जाएगा। फिर आगे है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में 1882 ईस्वी में क्या आया? हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया? 1882 में। ये 1882 में हंटर आयोग आया। 1904 में 1904 में क्या आया? भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम आया। फिर 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा A 1342। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1342। देखो 1854 में क्या आया? शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। फिर 1882 में हंटर शिक्षा आयोग। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। आगे देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी। ऑप्शन ए 1802 में, ऑप्शन बी 1814 में, ऑप्शन सी 1804 में, ऑप्शन डी 1806 में। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा 1804 में। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई। किसने किया था? तो सर जेम्स मैकीतोसे संस्थापक ने स्थापना करी, ने संस्थापक रहे। फिर इस उद्देश्य उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा देना था। इसका क्या उद्देश्य था? उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा देना, विशेष रूप से जैसे कि अरब भारत के साथ तुरंत जुड़ा हुआ है। बाद में ब्रिटेन और आयरलैंड में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी स्थापित किया गया। फिर 1823 में मुंबई का साहित्यिक समाज इससे संबद्ध हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? कौन सा आयोग भारत के शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? साइमन कमीशन, कोठारी कमीशन, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारतीय शिक्षा से संबंधित नहीं था। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
जाते हैं कि हंटर शिक्षा आयोग गठन, हंटर शिक्षा आयोग गठन, जो हंटर शिक्षा आयोग का गठन है 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 से 19 कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। हंटर आयोग किस लिए, हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। फिर है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो 1917 से 1919 में हुआ। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया। फिर है कोठारी शिक्षा आयोग का गठन 1964 से 66 शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के लिए नीतियों की रूपरेखा बनाने के लिए किया गया। क्या किया गया? जो 1964 से 66 ये शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के लिए भारतीयों की रूपरेखा बनाने के लिए किया गया। असाइनमेंट कमीशन का गठन तो 1927 में ब्रिटिश सरकार के एक्ट 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था। अच्छा, जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था वह शिक्षा आयोग गठन नहीं था, और वही ऑप्शन में पूछा भी था। जो ये साइमन कमीशन आयोग था इसका गठन 1927 में हुआ, और ये 1919 का जो अधिनियम आया था उसी की समीक्षा के लिए ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पे आ जाते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जेम्स फ्रेजर द्वारा, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स द्वारा, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन डी विलियम डेवी द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा सर विलियम जोन्स द्वारा। अब इसके बारे में देखते हैं सही से। फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से मशहूर सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब की? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की सर विलियम जोन्स ने, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास यानी पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। किस लिए किया गया था? ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी ये सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, एशिया के पुरातत्व संबंधी कला है, विज्ञान है आदि साहित्य का अध्ययन के लिए किए गए थे। एशिया में सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास है, पुरातत्व संबंधी कला है, विज्ञान है, साहित्य है आदि के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या कह रहे हैं? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे हैं कि 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। फिर 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। मदरसा की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फिर है चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। फिर D.K. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो अगर पूछ ले कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से की गई, किसके प्रयत्नों से? तो D.K. कर्वे से। फिर है D.K. कर्वे ने 1899 ईस्वी में विधवा गृह की स्थापना की। कौन सी? विधवा गृह की। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? सन 1975 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सन 1776 ईस्वी में, सन 1777 ईस्वी में, सन 1784 ईस्वी में। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1784 ईस्वी में। सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। फिर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? अभी हमने देखा कौन थे? सर विलियम जोन्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित
में सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, विलियम बिलिंकिस ओस, ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी कनिंगम, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। जो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है वह चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने तो अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? अभी हमने पढ़ा था विलियम जोन्स के द्वारा। फिर है जोनाथन ढक्कन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो अभी हमने पढ़ा था वाराणसी में। जोनाथन ढक्कन ने जो 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी वो वाराणसी में करी थी। आगे देखते हैं। सन 1791 ईस्वी में वाराणसी के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन ढक्कन के प्रयत्नों के फलस्वरूप वाराणसी में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। फिर हॉल हेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स ने 1779 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने 1779 में अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसका? अभिज्ञान शकुंतलम का। और भगवद गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो विलियम बिलिंकिस ने चार्ल्स बिलिंकिंस। अब देखते हैं कि बिलिंकिंस ने फारसी तथा बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। किसका? फारसी तथा बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का क्या आविष्कार किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी लॉर्ड मैकाले। देखते हैं लॉर्ड मैकाले के बारे में जानते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, सीधे से लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम सीधे नाम लेते हैं, विलियम बेंटिक। 1828 से 35 ईस्वी तक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। कब? 1835 में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने प्रस्ताव भेजा था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए, तो उसे स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मान लिया गया भारत में। भारत में क्या कह रहे हैं कि भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफिंस्टन ने किया था। किसने? एलिफिंस्टन ने किया था। जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। कौन थे? H.T. प्रिंसेप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ? अंग्रेजी शिक्षा माध्यम कब लागू हुआ? 1844, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1813। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 1835। अंग्रेजी शिक्षा माध्यम कब बनी, किस वर्ष लागू हुई? तो 1835 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की स्तुति की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी बेंटिक्स रेजुलेशन,
ऑन एजुकेशन 1835। ऑप्शन डी वुड्स डिस्पैच 1854। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ये वुड डिस्पैच 1854 का जो आया था, इसे भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की स्तुति की गई। इसका थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस शिक्षा को? ये वुड का डिस्पैच है जो, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और इसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाएं। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई। क्या की गई कि जो ये 19 जुलाई 1854 का जो वुड का डिस्पैच आया हुआ था, इसमें इस प्रस्ताव के अनुसार जो एक प्रस्ताव आया, घोषणा पत्र आया भारतीय शिक्षा का, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो इसमें इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की क्या स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसमें एक कुलपति की व्यवस्था, एक उपकुलपति, एक सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था भी की गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन बी सैडलर, ऑप्शन डी डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी डब्ल्यू हंटर। देखते हैं डब्ल्यू हंटर के बारे में जानते हैं। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसका कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था, इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहना था। क्या था जो डब्ल्यू हंटर आयोग आया 1882 में, तो इसमें इस आयोग में इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था, ये तो सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहना था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। जो ये डब्ल्यू हंटर आयोग आया, इसको प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए ही जोर दिया गया और प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? अभी हमने पढ़ा था डब्ल्यू हंटर आयोग। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जिन निदेशों के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, निम्नलिखित में कौन सा उस आयोग का अध्यक्ष था? तो कौन अध्यक्ष था ये बताना है। 3 फरवरी 1882 को जो भारत ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, और उस नियुक्त में कौन उस आयोग का अध्यक्ष था ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए HP जैकोब, ऑप्शन बी सी पियर्सन, ऑप्शन सी GE वार्ड, ऑप्शन डी डब्ल्यू हंटर। तो यहाँ डब्ल्यू हंटर हो जाएगा। कौन था? डब्ल्यू हंटर था। अब यहाँ हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है कि हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा के,
ऑप्शन बी उच्च शिक्षा के, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा के, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा के। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार विकास के लिए विशेष जोर दिया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन किससे संबंधित था? अभी हमने देखा शिक्षा से, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? हाँ, ये देखना। ऑप्शन ए बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, ऑप्शन बी हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन सी पूना संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन डी एलिफेंटस कॉलेज मुंबई। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया था। अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कहाँ, किस संस्था में किया गया था, तो ये था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं इसी का डिटेल में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर की स्थापना 1818 में। पूना जो श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में। अब पूना संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना 1821 में। और जो एलिफिंस्टन कॉलेज की फिर है बम्बई की एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई की स्थापना 1827 में हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, राजा राम मोहन राय ने अपनी शैक्षिक कार्य किसके साथ मिलकर किए थे? शैक्षिक कार्य किसके साथ मिलकर किए थे? ऑप्शन ए हेनरी बिबियन डिरेजियो, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम कैरी, डेविड हेयर। तो डेविड हेयर के सहयोग से ही तो कलकत्ता में जो स्कूल की जो स्थापना हुई थी, क्या नाम था उस स्कूल का? नहीं, हाँ, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहे राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो 1817 में राजा राम मोहन राय ने डच घड़ी साज के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया, सती प्रथा का विरोध किया और हिंदू धर्म में सुधार के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। 1843 में द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। एंग्लो इंडियन युवक हेनरी बिबियन डिरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन में सामाजिक चेतना का सबसे उग्र रूप प्रकट हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म समाज है उसका नेतृत्व किसने संभाला था? 1843 में द्वारिकानाथ ने, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित नहीं किया गया था? कौन सा ऐसा विद्यालय है जो 1857 ईस्वी में स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मद्रास। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का हमने अभी तक नाम कहीं भी नहीं सुना, इलाहाबाद कॉलेज वगैरह का 1857 में जो स्थापित नहीं किया गया था वो इलाहाबाद कॉलेज था। आगे देखते हैं कि 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। जो 1854 में वुड डिस्पैच आया था चार्ल्स का, उसी का आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश
भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। एक कलकत्ता में की, एक मद्रास में की और तीसरा कहाँ की, बम्बई में, जो 1857 में की गई थी। फिर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, ये 1857 के बाद हुई है, 1887 में हुई। फिर उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेलग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 पर आ जाते हैं। 24 क्या कह रहा है कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई। जो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो किसके गंभीर यानी जोरों से प्रयास करने के बाद हुई। तो ऑप्शन ए दयाराम गिड्डूमन, ऑप्शन बी डी के कर्वे, ऑप्शन सी रामा बाई रनाडे, ऑप्शन डी नारायण चंदावरकर। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगी। जो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो डी के कर्वे के गंभीर प्रयासों से हो। अब देखते हैं डी के कर्वे के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो डी के कर्वे के प्रथम में से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। किसकी स्थापना, विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1899 ईस्वी में इन्होंने पूनम विधवा गृह की स्थापना की। पूनम विधवा गृह की स्थापना किसने की, डी के कर्वे ने। उन्होंने स्वयं ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न का प्रदान किया गया। जो डी के कर्वे हैं वो स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1858 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं कि भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था। ऑप्शन ए सामंत वर्ग, ऑप्शन बी शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी शिल्पी। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को अपनाया था। अब इसके बारे में देखते हैं कि शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एक धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए, यानी सामाजिक सुधार हुए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। हमारी क्लास यहीं एंड होती है और कल हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधियाँ। अभी आज हमने जो पढ़ा था वो वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हम कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जो देखा था ब्रिटिश भारत में शैक्षिक गतिविधियाँ ही देखा था और ये भी यही टॉपिक ये भी है, इसको भी हम कल देखते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर है ये भी। तो थैंक यू, धन्यवाद। अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं।